हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हम बात कर रहे थे कक्षा 12th की दूसरे चैप्टर वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज आपके साथ कंप्लीट रिवीजन के रूप में हम सारे टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। पूरा चैप्टर एज इट इज़ सारे टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं। इन सबका फटाफट से रिवीजन करेंगे और एक वीडियो में पूरे चैप्टर की जो थ्योरी है, पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, पूरे चैप्टर के जो डेरिवेशन है वो आपके सामने होंगे। आप इसको आराम से बैठ के देखिए, कॉपी किताब अपने साथ लेकर बैठिए और उनको नोट डाउन करते जाइए। निश्चित मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया देन आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो आपके माइंड में एक तरीके से घर कर जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो और उनको डिटेल्स में अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक्स है, जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल कुछ नहीं देखा है, उनके लिए भी कारगर सिद्ध है। और जिन लोगों ने पढ़ लिया है इस चैप्टर को, उनके लिए रिवीजन के फॉर्म में ये आज का जो वीडियो है वो काम आने वाला है। चलिए बिना समय गवाए आज के दूसरे चैप्टर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इन जो टॉपिक्स अपने के सामने लिखे हैं, ये 10 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। इनमें डेरिवेशन बहुत सारे हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। इस बार बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आया भी था यहाँ से, तो उसके बारे में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कॉपी किताब लेके बैठ जाइए और फटाफट से हम लोग रिवीजन करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप अगर वीडियो नहीं देखते हैं देन थोड़ी देर के लिए स्किप कर देंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको वास्तव में कुछ बनना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ पढ़ाई के प्रति कुछ बड़ा करना है, तो फिर निश्चित है आपको वीडियो पूरा देखना होगा। कंटिन्यूस रूप से आपको पढ़ाई करनी होगी, चीज़ें कंटिन्यूस रूप से करनी होंगी, तब जाके वो आपके साथ बहुत बेहतर हो पाएंगी। चाहे वो कोई भी चीज़ हो बेटा, उसमें आपको समय देना ही देना होगा, ये बात मान के चलिए आप। अगर आप समय नहीं दे रहे हैं तो फिर वो सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी नहीं हो पाएंगी, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। टेम्परेरी चीज़ों से काम नहीं चलता है। आप सोचो थोड़ी देर के लिए हम पढ़ लें, 5-10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट वीडियो देख लिया, स्किप कर दिया, डजेंट मैटर, इससे कुछ नहीं होने वाला बच्चा। आपको एक कंटिन्यूस रूप से एक लंबे समय तक मेहनत करनी होगी, तब चीज़ें जाके आपकी बदलेंगी, तब चीज़ें जाके आपके बहुत अच्छी होंगी। तो आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके। उनको भी समझाइए, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं उनको भी आप समझाइए, उनको भी आप गाइड कीजिए कि आप पढ़िए, और उन लोगों से भी वही बातें कीजिए जो आपके आने वाले जीवन के लिए बेहतर सिद्ध हो सकती हैं। ये नहीं फालतू की बातें आप करने में लगे हुए नहीं करना, आपको केवल पॉजिटिव वाली बातें करनी है। बहुत जब आप क्लास में बैठे हो, जब आप कोचिंग में बैठे हो, तो आपका ये दायित्व बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उस टाइम पे केवल और केवल पढ़ाई की बातें करें, बाकी सारी चीज़ों के बारे में आप उनका डिस्कस ना करें। अगर आप क्लास में बैठे हैं तो क्लास में पढ़ाई के क्षेत्र में बातें करें, उनसे फार्मूला पूछें, उनसे डेरिवेशन के बारे में पूछें। आपस में जो भी आप मित्र बनाएं वो सब सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वो आपके साथ एक बेहतर कनेक्टिविटी के साथ बनी रहें। चलिए बात करते हैं चैप्टर के। और इसमें जो टॉपिक्स लिखे हैं उसमें पहला जो टॉपिक्स का नाम आता है वो आता है एरिया वेक्टर, यानी क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है उसके बारे में डिस्कस आपके सामने करेंगे। पहला टॉपिक्स का नाम है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, हमें पता है सदिश राशियां भी होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वे राशियां कहलाती हैं सदिश। अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि क्षेत्रफल कैसी राशि होती है बेटा, अदिश राशि होती है। यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो हम लिख रहे हैं सदिश, तो इसका मतलब ये निश्चित होगा कि क्षेत्रफल एक ऐसा क्षेत्रफल जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसा सदिश कहलाता है आपका क्षेत्रफल सदिश। यानी कि ऐसा समतलीय सदिश, थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं, ऐसा प्लेन वेक्टर जिसमें परिमाण तो हो, उसके साथ साथ उसमें क्या हो, डायरेक्शन भी हो, तो ऐसा सदिश कहलाएगा आपका क्षेत्रफल सदिश। मान लीजिए अपने पास कोई समतल है, मान लीजिए अपने पास कोई एक समतल है, इसमें इसका समतल का कुछ ना कुछ एरिया होगा, ये जो प्लेन बनाया है इसका कोई ना कोई एरिया होगा। तो एरिया मान लीजिए ये इसका क्या है बेटा, ये इसका एरिया हो गया। इसका एरिया मान लीजिए आपका 10 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर हो गया। कितना, 40 मीटर स्क्वायर। जब हम इसके ऊपर, ये आपका प्लेन हो गया, ये आपका कोई प्लेन हो गया, इसके ऊपर ऐसे लंबवत जब हम सदिश खींचेंगे, इसके लंबवत जब हम कोई बाहर की ओर सदिश खींचेंगे, कोई लाइन खींचेंगे, तो ये बताएगा एरिया वेक्टर को। किसको बताएगा, एरिया वेक्टर मतलब ए वेक्टर को, जिसका मान होता है ए इंटू एन कैप। क्या होता है, ए इंटू एन कैप, जहाँ एन कैप क्या बताता है कि जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहाँ है। जहाँ एन क्या है बच्चा, एन है आपका एकांक सदिश। क्या कहते हैं इसको, एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर
और जो एरो है वो बता रहा होता है सदिश की दिशा को। किसकी बता रहा होता है? सदिश की दिशा। और हमेशा याद रखेंगे कि जो एरिया वेक्टर है उसकी दिशा हमेशा पृष्ठ से बाहर की ओर होती है। कहाँ होती है बच्चा? पृष्ठ ये रहा, इससे बाहर की ओर होती है। और जो सदिश की जो आपकी लाइन दिख रही है, सदिश की जो लाइन दिख रही है या जो एरो दिख रहा है या जो तीर दिख रहा है, ये जो तीर की लंबाई होगी ये सदिश के परिमाण को बताएगी। यानी जो एरिया है इतना इतना, उसका परिमाण कितना है वो 40 मीटर स्क्वायर जैसे मान लीजिए इसका है, तो जो ए का मान है, जो लंबाई है वो उसकी वो किसको बताएगी? आपके परिमाण को बताएगी। और एरो किसको बताएगा? उसके क्षेत्रफल की दिशा को बताएगा। और जो एन कैप है वो किसको बताने वाला है? एकांक सदिश, अर्थात जो सदिश है उसकी दिशा कहाँ पे है ये आपको डिफाइन करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एरिया वेक्टर का जो फॉर्मूला निकल के आता है, ए वेक्टर बराबर ए इंटू एन कैप, जहाँ ए क्या है? परिमाण, और एन कैप क्या है? एकांक सदिश जो दिशा की डायरेक्शन को बताता है। तो कभी कोई पूछे कि आपके पास क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो आपको बताना है क्षेत्रफल सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और जो सदिश की लंबाई होती है वो क्षेत्रफल के परिमाण को बताती है, और जो एन कैप होता है वो सदिश के दिशा को बताता है। और किसी भी समतल पर खींचा गया जो सदिश होता है वो उसकी दिशा हमेशा कहाँ होती है? लंबवत बाहर की ओर होती है। कहाँ होती है? लंबवत बाहर की ओर होती है। ये बात आपको याद रखनी है। इस पूरे चैप्टर में क्षेत्रफल सदिश का काम कहीं ना कहीं आपके साथ आने वाला है। जी मान लीजिए प्लेन है, इसमें अगर क्षेत्रफल खींचेंगे ऐसा आएगा। कोई गोलाकार है, उसके पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर होगा। कोई ऐसा है तो इस पर जो क्षेत्रफल खींचेंगे वो ऐसा आएगा। मतलब एरिया हमेशा पृष्ठ के कैसे आता है बेटा? लंबवत और बाहर की ओर। ये बात आपको याद रखनी है। बात समझ में आ गई? तो क्षेत्रफल सदिश के बारे में ये सारी चीज़ें आपको इतनी याद रखनी है। चलिए बात करते हैं बेटा घनकोण की। किसकी बात करते हैं? बात करते हैं घनकोण की, जिसे हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। क्या होता है? जैसे हम कोण की बात करते हैं तो कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है बेटा? चाप बटे त्रिज्या। ऐसे घनकोण होता है। जो घनकोण होता है वो कैसे बनता है? घनकोण। कौन सा कोण बेटा? घनकोण। घनकोण को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है जानने का प्रयास करेंगे। सॉलिड एंगल क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई एक क्या है? गोला है। ये वृत्त नहीं है बेटा, क्या है? गोला है। ये गोला है आपके पास। गोला, गोला मतलब गेंद जैसा। ये मान लीजिए गेंद जैसा कोई गोला है। ये आपके पास गोला हो गया, ठीक है। ये कोई गोला हो गया। गोले का ये मान लीजिए इतना एरिया है। क्या है बेटा? ये एरिया है। एरिया है तो एरिया होगा। अब गोला होगा तो निश्चित है गोले के पास क्या होगा? सेंटर होगा। सेंटर होगा कि नहीं होगा? उसका केंद्र। और मान लीजिए इसका आपने जो एरिया लिया, कुछ एरिया लिया थोड़ा सा, जो एरिया है वो एरिया का ये जो पॉइंट हो गए, तो एरिया यहाँ से यहाँ मिला दिए और इसके एरिया से यहाँ मिला दिए। और जो एरिया है मान लो डी ए है। कितना है? डी ए है। तो जो एरिया है, एरिया जो केंद्र है, केंद्र पर जो कोण बनाएगा इतना एरिया, जो एरिया है वो एरिया केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसे हम लोग कहते हैं बेटा ओमेगा। क्या कहते हैं? ओमेगा, जिसे घनकोण कहते हैं। अब थोड़ा सा क्षेत्रफल है तो थोड़ा सा घनकोण हो जाएगा। तो घनकोण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे? ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर होता है, और ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। क्या है बच्चा? वृत्त की त्रिज्या। तो डी ओमेगा बराबर होता है आपका डी ए अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है आपका घनकोण। क्या होता है? घनकोण। और घनकोण का जो मात्रक होता है, घनकोण का मात्रक, क्या? घनकोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। कौन सा रेडियन? स्टेरेडियन। तो इसका मतलब है इसको जब आप लिखेंगे स्टेरेडियन में लिखेंगे, ठीक है। स्टेरेडियन में आपको इसको लिखने वाले हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि छोटा सा क्षेत्रफल है, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है वो कौन बना रहा है? इतना डी ओमेगा। हम अगर बात करें कि संपूर्ण गोला, जो संपूर्ण गोला होगा, संपूर्ण गोला वृत्त पर कितना कोण बनाएगा? संपूर्ण गोले द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण, संपूर्ण गोले द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, संपूर्ण गोले द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण, संपूर्ण गोले द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पे ओमेगा जब लिखेंगे, ओमेगा बराबर तो डी ए क्या लिखेंगे? डी ए क्या होगा? संपूर्ण गोला ले रहे हैं तो संपूर्ण गोले का मतलब है संपूर्ण क्षेत्रफल लेना होगा। संपूर्ण गोले का मतलब क्या है? संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल सभी को पता है क्या होता है बच्चा? गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर।
तो यहाँ पे जब ओमेगा आप लिखेंगे तो डी ए की जगह पे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण क्षेत्रफल लिखेंगे और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा 4 पाई। कहने का ये मतलब है कि जो आपका गोला होता है, गोला जो केंद्र पर कोण बनाता है, पूरा गोला आपने लिया है, पूरा गोला जितना केंद्र पर कोण बनाता है वो कितना होता है 4 पाई होता है, 4 पाई। कभी कभी ऑप्शन में पूछा जाता है आपसे कि गोले द्वारा केंद्र पर बनाया गया घनकोण कितना होता है, तो आपको ऑप्शन क्लिक करना है 4 पाई। कितना क्लिक करना है 4 पाई। तो इतनी बात क्लियर है। कभी घनकोण की डेफिनेशन पूछी जाए तो घनकोण की डेफिनेशन ये होती है कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो केंद्र पर कोण बनाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, घनकोण ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है स्टेरेडियन। अब बात आती है बेटा एक स्टेरेडियन की। किसकी बात आती है, एक स्टेरेडियन बात आती है। एक स्टेरेडियन क्या होता है, एक स्टेरेडियन क्या होता है, एक स्टेरेडियन। तो एक स्टेरेडियन करने के लिए ये स्टेरेडियन है तो ओमेगा बराबर 1 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब डी का मान आर स्क्वायर के बराबर हो जाए। डी का मान किसके बराबर आर हो जाए, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे क्या रख दें, आर स्क्वायर की जगह पे सर डी ए फिर से रख दो, तो डी ए खत्म हो जाएगा। तो डी ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा 1 स्टेरेडियन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 1 स्टेरेडियन। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि यदि गोले का जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या के वर्ग के स्क्वायर के बराबर हो जाए, गोले का जो क्षेत्रफल है डी ए वो किसके बराबर हो जाए, गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाता है, तब गोले के द्वारा बनाया गया केंद्र पर जो कोण होता है या जो घनकोण होता है उसे हम लोग एक स्टेरेडियन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, एक स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जो गोले के क्षेत्रफल द्वारा जब बनाया जाए, जब गोले का क्षेत्रफल त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है, तब क्षेत्रफल द्वारा बनाया गया जो घनकोण होता है वो एक स्टेरेडियन के बराबर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं आगे वैद्युत फ्लक्स की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम 2-3 तरीके से डिफाइन करते हैं। तो आपके सामने डिफाइन हम बताते जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की, वैद्युत फ्लक्स को हम जनरली डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं, फाई से। कहीं कहीं फाई ई भी लिखा रहता है, कहीं कहीं फाई ई भी लिखा रहता है, तो फाई से हम लोग डिनोट करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है। हाँ, अब क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे। कोई एक अपने पास पृष्ठ है, क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ है। वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ से निकलने वाली लंबवत, ये पृष्ठ हो गया। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत, यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जितनी बल रेखाएं होती हैं, बल रेखाओं के बारे में हमने चर्चा की है पहले चैप्टर में, किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं या इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर है। फिर से सुनेंगे, किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन होती है फाई की, वो ये होती है, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए का क्या मतलब है, ई डॉट डी ए का मतलब है कि अपने पास कोई एक बंद पृष्ठ है। क्या है, बंद पृष्ठ है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है। किसमें रखा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है कोई एक बंद पृष्ठ। तो इससे निकलने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होगी, इसके क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, यानी उसका पृष्ठीय समाकलन क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का, ये जो ऐसा लिखा है इसको बोलते हैं बंद समाकलन। पृष्ठीय समाकलन का कैसा, बंद समाकलन, वो भी वैद्युत क्षेत्र का। किसके सापेक्ष बेटा, क्षेत्रफल के सापेक्ष, ठीक है ना, किसके सापेक्ष, क्षेत्रफल के सापेक्ष। तो इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी फाई, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल के सापेक्ष जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन के बराबर होता है या पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। एक बार फिर से सुनेंगे, कोई एक पृष्ठ हो गया, वो भी बंद पृष्ठ होना चाहिए। किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस क्षेत्रफल के सापेक्ष जो आपका
जो आपका क्षेत्रफल है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। क्षेत्रफल के पृष्ठीय समाकलन, क्षेत्रफल के सापेक्ष पृष्ठीय समाकलन, वो भी किसका, वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। इसे वैद्युत फ्लक्स से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए जो बल रेखाएं वो थीटा कोण से प्रवेश करें या थीटा कोण से निकले। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो सीधे लंबवत ना निकल के कैसे निकले बेटा लंबवत ना निकल के आपके कैसे निकले, थीटा कोण से निकलती हैं। थीटा कोण से प्रवेश करें, थीटा कोण से प्रवेश करें, वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करें, तब क्या हो जाएगा, तब कहानी ये होगी फाई बराबर डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा बेटा, सबको पता है कि ई इंटू डी ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे अगर हम, तो दो नोट बहुत काम के आते हैं। क्या आते हैं, दो नोट बहुत काम के हैं। क्या है, दो नोट कौन से हैं वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। दो नोट, पहला नोट ये है कि अगर वैद्युत फ्लक्स ई पृष्ठ के समांतर है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ के समांतर है, पृष्ठ के समांतर है। बात समझ में आई, यानी कि अगर वैद्युत क्षेत्र ऐसा है, कैसा, ऐसा, और पृष्ठ भी कैसा, एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनके बीच में जो बल रेखाएं होंगी, तो इनके बीच में जो एंगल होगा थीटा, वो क्या होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तब जो फ्लक्स निकलेगा फाई, जब जो फ्लक्स निकलेगा फाई, फाई जो निकलेगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ई इंटू डी ए कॉस 90 हो जाएगा। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो फाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला नोट है ये। और अगर दूसरा नोट ऐसा हो कि ई पृष्ठ के कैसे हो, लंबवत, पृष्ठ के लंबवत हो, लंबवत हो, तब जो थीटा का मान लेके चलना है वो आपको 0 लेके चलना है। कितना लेके चलना है, 0। तो जो फाई की वैल्यू आएगी वो आएगी ई डॉट डी ए। क्या आएगी, ई डॉट डी ए। ये दोनों नोट आपको बहुत ध्यान से लिखने हैं, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि ई और क्षेत्रफल, जैसे ई की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा दोनों एक ही दिशा में हैं। क्षेत्रफल सदिश और वेक्टर वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में हैं, ठीक है, एक ही दिशा में है, तो वो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल सदिश और ई है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर पृष्ठ के वो समांतर होगा, ई पृष्ठ के कैसे होगा, समांतर, तो थीटा 90 बनेगा। और पृष्ठ के लंबवत होगा तो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो ये आपके फाई आ गया। इसके बाद फाई प्लस भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से, यानी ये पृष्ठ है और इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो प्रवेश करें, कैसे करें, प्रवेश करती हैं अगर, तो जो फ्लक्स होगा वो होता है आपका माइनस। कैसा होता है, माइनस। और अगर बाहर निकलता है फ्लक्स, वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती है तो वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो फ्लक्स माइनस, और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए फाई का मात्रक क्या होता है, फाई का मात्रक। और फाई का मात्रक निकालने के लिए आपको पता है कि ये फॉर्मूला है, तो ई बराबर जानते हो क्या होता है बेटा, एफ अपॉन क्यू इंटू एरिया। एरिया मतलब आपका हो गया, एरिया मतलब ए हो गया, ठीक है। तो एफ का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, मीटर का आवेश, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो फाइनली क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फाई का मात्रक हो गया, ये क्या हो गया, फाई का मात्रक। जब मात्रक आ गया तो आप विमा भी बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। न्यूटन की विमा सभी को पता है, एम एल टी माइनस 2 अपॉन आवेश की विमा ए टी और मीटर की स्क्वायर एल। तो ये क्या बन जाएगा, एम एल क्यू टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये आपका वैद्युत फ्लक्स की आपकी क्या हो गई, विमा हो गई। क्या हो गई, वैद्युत फ्लक्स की आपकी विमा हो गई। देख लीजिए आप इतना फटाफट से। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। बात करते हैं गॉस की प्रमेय की। किसकी, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, जब वैद्युत फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वही बताई वैज्ञानिक गॉस ने। जो गॉस की प्रमेय है वो दरअसल गॉस की प्रमेय जो कहती है वो वैद्युत फ्लक्स के बारे में ही हमें जानकारी देती है। जो वैद्युत फ्लक्स की कहानी है वो गॉस ने बताया, कि गॉस ने ये बताया कि आपने ये बताया कि फाई जो है वो ई डॉट डी ए के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है, हम मानते हैं। और जो फ्लक्स है वो निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर होती है, ये भी बात कन्फर्म है। लेकिन जो बात हम बता रहे हैं, गॉस भैया ने ये कहा कि वो भी सत्य है। गॉस की प्रमेय वैद्युत फ्लक्स के बारे में ही बताती है। वो ये कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से
किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या बताया? गॉस की प्रमेय ने क्या बताया? गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय ये कहती है किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। किसी भी बंद पृष्ठ से लिखेंगे किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, उसमें उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो फाई बराबर क्या निकल के आता है? Q/ε0। क्या निकल के आता है? Q/ε0। फिर से देखेंगे, पढ़ेंगे क्या ऐसे? किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। बात करते हैं गॉस की प्रमेय का सिद्ध। इसे कहें प्रूव करो, प्रूव करते हैं इसको प्रूव करते हैं कि वास्तव में ये बात सही है कि गलत है। तो हम चलो इसको प्रूव भी कर ले रहे हैं। तो प्रूफ भी पूछा जाता है कभी कभी, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मान लीजिए अपने पास एक कोई क्या है? गोला है। क्या है? गोला है। ठीक है, गोला होगा तो गोला का केंद्र होगा। मान लीजिए गोले के केंद्र पर कोई आवेश रखा है, कितना? Q। ठीक है, और इसकी मान लीजिए त्रिज्या है कितनी? R। कितनी त्रिज्या है? स्मॉल r है। ठीक है, स्मॉल r इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, अब इसके पृष्ठ पर हमने एक क्षेत्रफल ले लिया, इसके पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया dA, और पता है कि क्षेत्रफल जो होगा वो बाहर की ओर होगा। जो क्षेत्रफल होगा वो कहाँ होगा? बाहर की ओर। प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस बिंदु पर ये यहाँ पे होगा E। तो डी और ए की दिशा अगर सेम होती है तो थीटा कितना होता है? 0। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर, इतनी बात क्लियर है। अगर प्रूफ की बात करेंगे आप तो प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में ये है कि अपने पास क्या है? एक गोला है, एक गोले के केंद्र पर प्लस Q आवेश है, प्लस Q आवेश रखा है। ठीक है, गोले की त्रिज्या कितनी है? गोले की त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, इसके बाद हम कहें कि dA से कितना फ्लक्स निकलेगा? dA से निकलने वाला फ्लक्स, डीए से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ होता है E डॉट डी के, होता है कि नहीं? आप E और डी के बीच में कोण कितना है? 0। तो डी फाई जो होगा थोड़ा फ्लक्स कितना निकलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ E डी कॉस 0 हो जाएगा कि नहीं? तो डी फाई जो होगा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। E और डी के बीच में कोण कितना बन रहा है? 0, क्योंकि E की डायरेक्शन वही है और E की डायरेक्शन ही वही है, दोनों की डायरेक्शन एक होती है तो थीटा का मान 0 होता है और 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? E को हम बाहर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dA। इसलिए अगर हम कहें संपूर्ण गोले से निकलने वाला फ्लक्स, संपूर्ण गोले से निकलने वाला फ्लक्स फाई बराबर क्या बन जाएगा? E इंटू ई और डी का मान कितना रख देंगे? 4πr²। क्यों रखा? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी बराबर पूरा 4πr² क्या बता रहा है? संपूर्ण पृष्ठ। क्या बता रहा है? संपूर्ण पृष्ठ गोले का कितना होता है? 4πr² ही तो होता है। अब हम बात करें कि एक बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हम लोग करके आए हैं। क्या आता था? E बराबर, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखो फाई बराबर क्या बन जाएगा? ये फाई बराबर बन जाएगा E की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। r² से r² खत्म, 4π से 4π खत्म, तो फाई बराबर क्या आ गया? Q/ε0। ये तो दिस इज द गॉस थ्योरम। यही तो है गॉस की प्रमेय। देखो प्रूव हो गया। इसमें कोई दिक्कत है बताइए? गॉस थ्योरम प्रूव हो गई, इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी? बताओ, बात समझ में आ गई? गॉस थ्योरम प्रूव हो गई, इसमें हो गई कि नहीं? गॉस थ्योरम सर प्रूव हो गई। चलिए, गॉस थ्योरम प्रूव हो गई है। इसके बाद बात करते हैं गॉस की थ्योरम का उपयोग करते हुए कूलाम के नियम का निगमन।
अगर आपने ये वाला थ्योरम समझ ली तो आपको ये वाला दूसरा वाला जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपने ये गॉस की प्रमेय समझ ली है तो आपको उसमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। हमें पहुंचना है कूलाम के नियम पर। कूलाम का नियम मतलब 1/4πε0 Q/r² पे पहुंचना है हमें। किसकी मदद से? कूलाम के नियम से सॉरी गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। कूलाम के नियम का निगमन। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का क्या करना है? निगमन करना है। चलिए इसके लिए क्या करेंगे हम, सुन लीजिए। इसके लिए भी वही हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे जो अभी जस्ट इससे पहले हमने किया था। मान लीजिए कोई गोला है अपने पास, क्या है? एक गोला है। गोला होगा तो केंद्र होगा। मान लीजिए गोले के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है। ठीक है, गोले की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। इस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे, क्या? डी। जब इस पर क्षेत्रफल खींचेंगे तो बाहर की ओर आएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु यहाँ पर जो तीव्रता देखेंगे तो क्या होगी? बाहर की ओर। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कहाँ होती है? बाहर की ओर। और इसमें इस बिंदु इस पर हमने कोई परीक्षण आवेश भी रख देते हैं Q0। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? माना एक गोला है, एक गोले के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है। प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, अब हम कहें अगर थोड़े से क्षेत्रफल डीए से निकलने वाला फ्लक्स, डीए से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? डी फाई थोड़ा निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। बोलो हाँ या ना। अब चूंकि ई व डी ए एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, दिशा में है, इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो डी फाई जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब खोलते हैं तो कॉस में आता है और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। तो डी फाई फाइनली क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन ऑफ ई बाहर ले रहे हैं डी ए, इतना हो जाएगा। फिर से, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू 4πr²। बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, ये हो गया। बाय द गॉस थ्योरम करते हैं अगर, वाई गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय ये कहती है किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का ε0 गुना होता है। ये समीकरण फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपैरिजन करा दें समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, क्या हो जाएगा बच्चा? ये दोनों वैल्यू कैसी हो जाएंगे? ये भी फाई की वैल्यू है, ये भी फाई की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो E इंटू 4πr² बराबर Q/ε0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतनी बात बताओ आप। देख ले रहे बच्चा, आपको समझ यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है तो हम इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं दिख रही तो हम इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये आ गया आपका E इंटू 4πr² बराबर Q/ε0। ठीक है, तो हम यहाँ पे E बराबर लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं तो 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, अब मान लीजिए Q0 जो है, Q0 E में रखा है, E में रखा है, इसलिए Q0 पर बल क्या हो जाएगा? F बराबर क्या लगेगा? Q0 E। तो E की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? F/Q0। E की वैल्यू हम यहाँ पे रख दे रहे हैं F/Q0, इसलिए E की वैल्यू क्या शिफ्ट कर दी?
एफ बटे क्यू नॉट, तो 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्यू नॉट वहाँ पहुँच जाएगा, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। दिस इज द कूलाम्स लॉ, ये कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम। ठीक है बच्चा, ये आपका कूलाम का नियम प्रूव हो गया, ये आपका कूलाम का नियम प्रूव हो गया। इतनी बात आपको एकदम से समझ में आ गई होगी सभी लोगों को, ठीक है ना, ये बात आपको एकदम से समझ में आ गई होगी। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं, और जो आता है वो यहाँ से जो स्टार्ट होता है, ये जो आगे के टॉपिक्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं गॉस के नियम के उपयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस के नियम के क्या है, अनुप्रयोग हैं ये। ठीक है, ये अनुप्रयोग हो गए गॉस के नियम के। चलिए एक एक करके सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एक ना एक इसमें पूछा जाएगा, तो हमें इसको सब को आसानी से हमें करना है, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, 5 है, 5 को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक करके सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, चलिए तो पहला जो टॉपिक्स आता है वो ये कहता है कि क्वेश्चन ये आएगा कि क्वेश्चन पहला ये आएगा, गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित लंबी छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा निश्चित ही मैदान जीत कर ले जाएगा। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बराबर मेहनत करनी है, कंटिन्यूस रूप से मेहनत करनी है, कि लंबे समय तक मेहनत करनी है, तब जाके चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होंगी। चलिए बात करेंगे अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित लंबे छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको हम लोग देखते हैं। आप तो क्या है डेरिवेशन का नाम, ये है अनंत लंबाई की छड़, अनंत लंबाई की आवेशित छड़, आवेशित तार भी आता है कभी कभी, या छड़ भी लिखा रहता है, छड़ के निकट या के कारण भी आता है, के निकट वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि कोई भी डेरिवेशन जब करते हो तो जो चीज़ें हमसे कह रहे हैं पहले हम वही चीज़ें करते हैं, और अपने दिमाग में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उन्हें हम रखते हैं। तो उन्होंने कहा एक अनंत लंबाई की आवेशित छड़ है, तो एक आवेशित छड़ बनाइए। सबसे पहले तो क्या बनाइए, आवेशित छड़ बनाइए। ये लीजिए एक अनंत लंबाई की आवेशित छड़ हो गई। अब अनंत लंबाई की तो बना नहीं पाएंगे, तो हमने क्या कर लिया, इसको डॉट 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 कर देंगे, इसको भी हम यहाँ पे डॉट 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 कर देंगे, और आवेशित करना है तो हमने इसको आवेशित कर दिया। ठीक है, प्लस क्यू से हमने इसको आवेशित कर दिया, तो आवेश करेंगे तो इसके किस में रूप में बढ़ जाएगा, लैम्डा के रूप में बढ़ जाएगा, और लैम्डा बराबर पढ़ा है हमने क्या होता है, क्यू बटे एल। क्या होता है, क्यू बटे एल। ठीक है, अब हमें इसमें गॉस की थ्योरम लगानी है बेटा। क्या लगानी है, गॉस की थ्योरम। गॉस थ्योरम तभी अलाउ हो सकती है, गॉस की प्रमेय तभी बन सकती है जब हमारे पास क्या हो, एक बंद पृष्ठ। तो बंद पृष्ठ के लिए हम लोग क्या करते हैं, बंद पृष्ठ के लिए हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यूज होता है, और वो सिमेट्री के रूप में हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी एक लंबी छड़ है, तो लंबी छड़ कैसी होगी, बेलनाकार, तो इसके आर पार या इसके अंदर, इससे बाहर होता हुआ हम लोग क्या खींच लेंगे, गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे, वो भी बेलनाकार। अगर अपने पास सिमेट्री मान लीजिए किसी टाइप की गोलाकार है, तो हम जो आपका पृष्ठ खींचेंगे वो गोलाकार खींचेंगे। क्योंकि अगर हमें गॉस की प्रमेय यूज करनी है तो गॉस की प्रमेय तभी यूज हो सकती है जब हमारे पास क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ। क्योंकि बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो उसमें उपस्थित आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और ये जो क्वेश्चन आएगा वो लिख के आएगा कि गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई की आवेशित छड़ के निकट वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसको हमें निकालना है, ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस आवेश से या इस छड़ से अपने पास कोई दूरी है, कितनी, स्मॉल आर। स्मॉल आर दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है, इस पॉइंट पर पी पर। ठीक है, तो इस पी से ही होता हुआ हम क्या खींच देंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे बेलनाकार। इस पी से होता हुआ हम क्या खींचेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ हमने ये खींच दिया, एक गॉसियन पृष्ठ हमने ये खींच दिया। ठीक है, ये हमने गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। कितनी लंबाई का, मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, एल लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ हमने इसमें खींच दिया। ठीक है, अब गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, तो गॉसियन पृष्ठ खींचने के बाद हमारे पास आती है बात क्षेत्रफल सदिश की और निकलने वाले फ्लक्स की। तो जो निकलने वाला फ्लक्स होगा, जनरली अगर बात करें तो हम यही फिर से ले रहे हैं आपके सामने,
ये अपने पास एक मान लीजिए कोई बेलनाकार पृष्ठ हो गया, एक थोड़ी देर के लिए ले रहे हैं, ये बेलनाकार, तो बेलनाकार पृष्ठ है तो इससे फ्लक्स कहाँ कहाँ से निकल सकता है सर? इसमें एक पृष्ठ ये है जिसे हम लोग वक्र पृष्ठ कहते हैं, इसमें से फ्लक्स निकलेगा। एक पृष्ठ ये है जो समतल पृष्ठ है तो यहाँ से फ्लक्स निकलेगा। एक पृष्ठ ये है तो इसमें से फ्लक्स निकलेगा। मतलब जो फ्लक्स निकलेगा वो 3 जगह से निकलेगा। कितनी जगह से? 3 जगह से। तो 3 सरफेस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो 3 क्षेत्रफल यहाँ पे दिखेंगे। जो प्लेन वाला होगा, प्लेन ये वाला जो, तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब क्षेत्रफल सदिश, वो कैसे आएगा? लंबवत बाहर की ऊपर की ओर। और ये नीचे वाला होगा, इसमें भी नीचे की ओर। और ये वाला होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल होगा वो कहाँ होगा? बाहर की ओर, ठीक है, उसके लंबवत। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ पृष्ठ ले रहे हैं और इस पर हम लोग एरिया वेक्टर सबसे पहले खींच रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो पृष्ठ ले गया है इस पर हम एरिया वेक्टर खींच रहे हैं। तो ये एरिया वेक्टर इधर को होगा, प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस पॉइंट पर वो भी बाहर की ओर होगा। यहाँ पर प्लस के, यहाँ पर हमने ये समतल पृष्ठ लिया, इस पर जो एरिया वेक्टर खींचेंगे वो ऊपर की ओर होगा डीए, और प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर को होगा। सेम कहानी इधर होगी बेटा, इसमें वैद्युत क्षेत्र होगा नीचे की ओर और जो फ्लक्स एरिया वेक्टर होगा इधर और जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा। इतनी बात क्लियर है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। भाषा क्या लिखेंगे? माना एक समान रूप से आवेशित कोई लंबी छड़ है, उसको कितना आवेश दिया? प्लस क्यू आवेश दिया, जो उसको एक समान रूप से लैम्डा मतलब रेखीय आवेश घनत्व के रूप में वितरित हो जाता है, ठीक है। तब माना इस पृष्ठ से, माना इस लंबी छड़ से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जो आपने किया है वही आपको लिखना है, ठीक है। लिखने का कोई सीन होता नहीं है, सीन होता है मतलब आपको जो आपने किया है, वर्क किया है, उसी को आपने लिखना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता है। तो जो छड़ है उससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। फिर क्या किया, इस बिंदु P से होता हुआ आपने क्या खींचा? एक गोलियन बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। कितनी त्रिज्या का? स्मॉल r त्रिज्या का और l लंबाई का, बस। तब संपूर्ण इसको हम लोग पृष्ठ ले रहे हैं S1 S2, ये वक्र पृष्ठ हो गया पूरा और ये S3, ठीक है। तब गॉसियन पृष्ठ सी, और ये आपका क्या हो गया? गॉसियन पृष्ठ हो गया। क्या हो गया? गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ ये आपका हो गया। तब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स फाई बराबर, टोटल फाई कितना निकलेगा? S1 से निकलेगा फाई 1, S2 से निकलेगा फाई 2 और S3 से निकलेगा फाई 3। कैसे लिखते हैं सबको पता है। फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ S1 के लिए E डॉट dA प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 के लिए लिखेंगे E डॉट dA प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 के लिए लिखेंगे तो E डॉट dA, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसमें अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर E और dA के बीच में एंगल कितना बन रहा है? पहले सरफेस के लिए 90, यहाँ पर दूसरे सरफेस के लिए E और dA की डायरेक्शन सेम है तो थीटा बराबर 0 डिग्री, और यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। जब आप उसका डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो क्या बनेगा? फाई बराबर टोटल बनेगा E को फाई S1 बराबर E dA cos 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 का E dA cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 1 होगी और ये वाली टर्म फिर से 0 होगी, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। तो फाई बराबर जो निकलेगा वो टोटल यहाँ से निकलेगा केवल कितना? E को थोड़ा बाहर ले रहा है और ये बनेगा आपका dA, और इंटीग्रेशन ऑफ dA ये क्या है? वक्र पृष्ठ है, और वक्र पृष्ठ कितना होता है? बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है सर 2 पाई RL। ये क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, ये हो जाएगा। तो फाई बराबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या? E इंटू 2 पाई RL। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, आप क्या करेंगे? लगा देंगे गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय से, प्रमेय से क्या कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड हो गई है। तो क्या करेंगे? ये भी फाई की वैल्यू, ये भी फाई की वैल्यू, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे? बराबर।
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। क्या बन जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल बराबर Q बटे एप्साइलन नॉट। तो E बराबर क्या बन जाएगा 1/2 पाई एप्साइलन नॉट Q अपॉन R इंटू एल। और Q बटे एल क्या देगा बेटा, ये लिखा देखो Q बटे एल मतलब लैम्डा। तो ये फाइनली E बराबर क्या आ जाएगा 1/2 पाई एप्साइलन नॉट लैम्डा अपॉन R। क्या हो जाएगा लैम्डा बटे R। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देंगे तो E बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आपका R। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। देख ले रहे हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे डेरिवेशन ये कंप्लीट होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो ये जो फाइनली आ गया आपका E वो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे R। ये आपका विद्युत क्षेत्र इतना हो गया। ठीक है, ये आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। पहला ये आपका एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होता है, पहला एप्लीकेशन आपका कंप्लीट होता है। चलिए दूसरा एप्लीकेशन की बात करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित जे हो गया। अब अनंत विस्तार की एक समतल अचालक प्लेट है। क्या है, अचालक प्लेट है, आवेशित है। ठीक है, आवेशित अचालक प्लेट है। अब क्या है प्लेट, तो प्लेट होगा, प्लेट को आवेश देंगे तो क्या होगा बच्चा, वो उसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में वितरित हो जाएगा। किसके रूप में, पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में वो आपके वितरित हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी चर्चा कर ले रहे हैं। तो क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है Q बटे ए। क्या होता है, सिग्मा बराबर Q बटे ए हो गया। ठीक है, संपूर्ण रिवीजन। चलिए तो हमारे पास एक मान लीजिए कोई प्लेट है। ठीक है, एक अपने पास कोई प्लेट हमने ले ली है, ठीक, इसको आवेशित कर दिया पॉजिटिवली, हमने इसको क्या कर दिया आपका चार्ज दे दिया। ठीक, और इसका एरिया कितना है A और जो आवेश दिया वो क्या है Q। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक, एक प्लेट हो गई जिसका एरिया कितना है A और इसको हमने चार्ज दे दिया कितना Q। इसमें हमें गॉस की प्रमेय लगानी है। फिर से गॉस की प्रमेय जब भी लगाएंगे तो गॉस की प्रमेय लगाने के लिए क्या होना चाहिए, अपने पास बंद पृष्ठ। तो हम ये अपनी ऐसी प्लेट है, ऐसी इसको 3D डायग्राम तो बना नहीं पाएंगे, तो ऐसी ये प्लेट है, मान के चलिए ऐसी सॉरी। तो इससे आर पार हम होता हुआ क्या खींचेंगे, गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। इसके आर पार एक हम क्या खींच देंगे, गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे। इसके आर पास एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हमने खींच दिया। इसके आर पार क्या खींच दिया, एक गॉसियन पृष्ठ हमने खींच दिया। ठीक है, और इसका जो एरिया है ये वाला समतल पृष्ठ का, ये हम मान के चल रहे ए है, कितना है ए। ठीक, अब जो आपका एरिया है, अब ये वक्र पृष्ठ ऐसा है, प्लेट ऐसी फंसी है इसमें, तो इसमें एरिया ऊपर होगा, इसका एरिया इधर होगा और इसका एरिया इधर होगा सॉरी। तो आप देखिए ये जो समतल पृष्ठ होगा इसका एरिया कहाँ होगा, इधर को डी, थोड़ी देर के लिए इधर से ले रहा थोड़ा, और इधर पे प्लस के कारण जो प्लेट है वो वैद्युत क्षेत्र के इधर को होगा, इधर को ई, और यहाँ पे कोई पॉइंट है क्या पी। ऐसे ही सेम यहाँ पे कोई पॉइंट है पी डैश, तो यहाँ पर जो एरिया होगा इसके लिए थोड़े से अगर बेरिए डी ए, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर सॉरी जुकाम हो गया बच्चा आज ई डैश। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। और समतल पृष्ठ के लिए बात करेंगे, ऐसे समतल पृष्ठ के लिए एरिया कहाँ होगा, इधर को डी ए और वैद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 3 पृष्ठ हैं, ये मान लीजिए ये आपका S1 हो गया, ये वक्र पृष्ठ S2 और ये आपका S3। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, समतल पृष्ठ से तो दूसरी जो डेरिवेशन है, सेकंड डेरिवेशन की बात हो रही है बच्चा, ये क्या है, समतल प्लेट के कारण, समतल अचालक प्लेट के कारण, अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स। ठीक, फाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, फाई बराबर टोटल फाई कितना निकलेगा, पहले पृष्ठ से मान ले रहा है फाई 1, दूसरे पृष्ठ से फाई 2 और तीसरे पृष्ठ से फाई 3। ठीक है, चलिए फाई बराबर पहले के लिए लिखेंगे तो हम लोग पढ़ के आए, अभी क्या लिखते हैं,
ई डॉट डी ए, इसके लिए भी S1 हो गया ये, इसके लिए भी ई डॉट डी ए, S2 के लिए, इसके लिए भी ई डॉट डी ए। क्लियर है। अब इनके बीच में एंगल पहले पृष्ठ में क्या बन रहा 0 डिग्री, इधर पे दूसरे पृष्ठ के लिए ई और डी ए के बीच में एंगल 90 डिग्री, थीटा बराबर, ठीक है, और इधर पे थीटा बराबर फिर से 0 डिग्री। चलिए इसको लिखते हैं, तो फाई बराबर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S1 के लिए S2 के लिए ई डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस S3 के लिए ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ये तो बन जाएगा 0 और ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। तो फाइनली ई बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, थोड़े के लिए आपका ये फाई थोड़े के लिए है संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण के लिए तो फाई बराबर क्या लिख देंगे, ई ए, इसका एरिया पूरा कितना माना है अपने समतल का, ए प्लस ई ए, ये वाला जो पृष्ठ है समतल वाला वो ए ही तो है एरिया, तो इस साइड का भी है इस साइड का भी है, तो हमने ए लिख लिया इनके पूरे की जगह, इंटीग्रेशन की जगह। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू ई, और ये क्या हो जाएगा 2 ए ई हो जाएगा, या 2 ई ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ई ए, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इसमें गॉस थ्योरम लगा लेंगे। क्या करेंगे इसमें, बाय द गॉस थ्योरम, इसके बाद इसमें लगा देंगे हम गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, फाई दोनों में है, तो ये हो जाएगा आपका 2 ई ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, इसको वहाँ ट्रांसफर कर देंगे, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और क्यू बटे ए क्या देगा आपको, क्यू बटे ए क्या होता है सिग्मा, तो फाइनली ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया एक समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। इतना नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका वैद्युत फ्लक्स आ गया एक समतल चादर के कारण, चालक प्लेट है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो अगला डेरिवेशन है उसको भी कर लेते हैं। इसके बाद जो अगला डेरिवेशन है वो समतल चालक प्लेट है, ठीक है। कैसी है, समतल चालक प्लेट है और कुछ परिमित मोटाई की है, ठीक है। समतल चादर होती है, जब उसको आवेश दिया था तो उसके पृष्ठों पर एक समान रूप से वो क्या हो जाती है, बट जाती है, ठीक है। उसके एक समान रूप से, ये असतत आवेश वितरण में पड़ा है, जब किसी चालक प्लेट को क्या दिया जाता है, आपका आवेश दिया जाता है तो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वो क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो समतल चादर, समतल चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। चलिए अब हम प्लेट कैसी बना रहे हैं बेटा, एक बार हमने निकाल लिया प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो हमें अब ये प्लेट आपकी है, इस तरीके से हमने इसको बना दिया, ठीक है, अनंत लंबाई की है। इसको आवेश देंगे तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वो बट जाएगा, ठीक है, एक समान रूप से वो आपके बट जाएगा, ये बट गया, ठीक है। तो इसके पृष्ठ से बाहर हमें कहीं वैद्युत क्षेत्र निकालना है, चाहे यहाँ पे मान लीजिए चाहे यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, कहीं पे भी आप मान लीजिए। तो हमें पता है जब कोई प्लस आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र जो निकलता है वो आवेश से दूर की ओर होता है। तो ये पहली वाली प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है, ठीक है, मतलब दोनों, ये जो पूरी चालक प्लेट है वो दो प्लेटों से मिलकर बनी, मान ली हमने, ठीक है ना, दोनों प्लेटों से मिलकर ये हमने इसको मान लिया बनी हुई, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, एक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा E1 इधर को, दूसरी प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी प्लस के कारण कहाँ होगा, बाहर की ओर, E2 प्लस के कारण, फर्स्ट प्लेट के प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, दूसरी प्लेट फिर से पॉजिटिव वो भी बाहर की ओर हो जाएगी कि नहीं वैद्युत क्षेत्र। तो समतल चालक के कारण जब हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, एक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आता है E बराबर, अभी निकाल के आए, सिग्मा अपॉन कितना होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं। तो फाइनली यहाँ पे कोई बिंदु जैसे P है, ठीक है। तो फर्स्ट के कारण वैद्युत क्षेत्र, फर्स्ट प्लेट के कारण, फर्स्ट प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट,
इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन सेकंड। इसलिए समतल प्लेट के कारण, समतल प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर E1 वेक्टर राशि है तो ऐसे प्लस E2। सर प्लस क्यों कर दिया ये E1 E2? बेटा जब दो सदिश राशियाँ एक ही दिशा में होती है तो उनका जो परिणामी आता है वो दोनों को ऐड करने से आता है, ठीक है। तो E बराबर E1 की वैल्यू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, तो फाइनली क्या आ जाएगा E बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 खत्म, तो E बराबर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका वैद्युत क्षेत्र निकल के आ गया, एक समतल चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये इतना छोटा नहीं होता है, डेरिवेशन जनरली तो हम कर देते हैं छोटा, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे बाकायदा तो बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी इसमें। बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना होगा, माना एक समतल चालक प्लेट है, ठीक है, उसको जब आपने प्लस क्यू आवेश दिया तो उसके दोनों पृष्ठों पर भी एक समान रूप से बट गया। पहली प्लेट पर धनावेश, दूसरी प्लेट पर धनावेश, ठीक है, बट जाता है। माना जो आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है, तो फर्स्ट प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर बाहर की ओर होगा। सेकंड प्लेट P धनात्मक है तो उसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, इसलिए प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, दूसरे भी प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। जब दोनों का परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो फिर क्या आएगा, दोनों की राशियाँ चूंकि दोनों की यहाँ पे लिख देंगे, दोनों की दिशाएं कैसी हैं, समान है, इसलिए उनको ऐड कर देंगे, तो फाइनली जो वैद्युत क्षेत्र आया E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आपका आ जाएगा। इतनी बात आपको एकदम से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम लोग किस पर, इसके बाद जो बात करेंगे समतल चालक, एक आ गया समान पृष्ठ घनत्व की प्लस और माइनस आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। पॉजिटिवली चार्ज है वो और नेगेटिवली चार्ज है, उनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र आता है वो कितना आता है, ये हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। एक प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है, उनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। समान पृष्ठ घनत्व की, समान पृष्ठ घनत्व की धनावेशित तथा ऋणावेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए, मान लीजिए एक अपने पास कोई प्लेट है, कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेशित, ठीक है। दूसरी प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है, इधर पे भी हो सकता है चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अपने पास दो समांतर प्लेटें रखी हैं, समान पृष्ठ घनत्व की कैसी हैं, समांतर प्लेटें हैं और एक दूसरे के समांतर रखी हैं कुछ दूरी पर, और एक पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, समान पृष्ठ घनत्व है। तो जो पहली प्लेट है फर्स्ट प्लेट, इसका सिग्मा कितना है, ये है। दूसरी प्लेट है, इसका जो पृष्ठ घनत्व है वो कितना है, इसको हम बंद ही कर लेते रहे, और इसका जो पृष्ठ घनत्व सिग्मा वो कितना है, और ये दूसरी प्लेट है सिग्मा, ठीक है। तो इसके बीच में आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और इसके बाहर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, दो जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जब बिंदु P के लिए, और ये मान लीजिए P डैश है, ठीक है, दो बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, एक पृष्ठों के आपके प्लेटों के अंदर और एक प्लेटों के बाहर। प्लस के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो बाहर की ओर होगा, प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है। माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो आवेश की ओर होती है, तो इस वाले बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र आवेश की ओर हो गई, E2 मान लीजिए। पहले प्लेट के कारण E1 और दूसरे प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो E2 है। ऐसे ही अगर प्लस के कारण इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर, E1, बोलो हाँ या ना। दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 आवेश की ओर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। चलिए तो अगर हम बात करें बिंदु P की, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र कैसे? फर्स्ट प्लेट के कारण, फर्स्ट प्लेट के कारण E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। कहाँ होगा? फर्स्ट से दूर, फर्स्ट से दूर, फर्स्ट प्लेट से दूर, ठीक है। सेकंड प्लेट के कारण, सेकंड प्लेट के कारण E2 फिर से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम लोग एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल के आ गए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अब डायरेक्ट लिख देंगे क्या हो जाएगा, आवेश की ओर या सेकंड प्लेट की ओर, सेकंड प्लेट की ओर, ठीक है। इसलिए P पर परिणामी तीव्रता, P पर परिणामी तीव्रता, टोटल तीव्रता क्या आएगी, परिणामी तीव्रता। तो दोनों की दिशाएं कैसी हैं बच्चा, समान। तो जो टोटल E आ जाएगा वो दोनों की परिणामी तीव्रता ऐड होने पे मिलेगी। तो E बराबर फाइनली क्या आ जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर से क्या आ जाएगा, E बराबर 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 खत्म, E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ पे, दोनों प्लेटों के कारण, ठीक है। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई कहाँ पे, बिंदु P पर या अंदर, प्लेटों के कहाँ है ये, अंदर। अब हम निकालेंगे बाहर, कहाँ निकालेंगे, अब बाहर निकालेंगे, ठीक है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे करते हैं। चलिए, इसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग कहाँ पे, बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कहाँ पे, बाहर वैद्युत क्षेत्र, बाहर वैद्युत क्षेत्र P डैश पर, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेट के कारण, फर्स्ट प्लेट के कारण E1 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट से दूर, प्लेट से दूर। सेकंड प्लेट के कारण E2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट से दूर का मतलब है फर्स्ट प्लेट से दूर, फर्स्ट प्लेट से दूर और सेकंड प्लेट की ओर, सेकंड प्लेट की ओर, ठीक है, E1 और ये E2। इसलिए P डैश पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। तो E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये खत्म हो जाएगा पूरा। तो E बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। तो बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलती है बेटा, 0 आती है। बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आती है वो क्या आती है, 0 आपकी आती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र, उसको भी हम लोग निकाल ही लेते हैं फटाफट से, ठीक है। इसके बाद पूरा आपका चैप्टर एकदम से रिवीजन हो जाएगा। आप आराम से पढ़िए, जो आपके नोट्स बने हुए हैं उनको नोट्स को बनाइए, और ये रैपिड रिवीजन आपको जब भी देखना हो तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। जो आता है तीसरा और लास्ट टॉपिक है गोलीय कोष। गोलीय कोष, आवेशित गोलीय कोष के कारण, आवेशित गोलीय कोष के कारण, कोष शैल के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये चलिए, गोलीय कोष से आवेशित है तो पहले हम लोग इसको ही बना लेते हैं। मान लीजिए अपने पास क्या है, एक गोई गोला है, एक स्फेरिकल सेल है, जो एक टर्म से क्या है, चार्ज है, कैसी, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ये आपकी आवेशित हो गई धनावेश। इसकी त्रिज्या होगी, मान लीजिए इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है। इसके बाहर कोई पॉइंट है P, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इसके पृष्ठ पर कोई पॉइंट है P डैश, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इसके अंदर कोई वैद्युत पॉइंट है, यहाँ पर 3 जगह हमें वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। हमें पता है जब गॉस की परिमेय लगानी होती है बेटा तो हम क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ खींचेंगे। तो P से होता हुआ हमने एक क्या खींच दिया, बंद पृष्ठ खींच दिया, वो भी कितने त्रिज्या का, r त्रिज्या का, ठीक है। और अंदर निकालना होगा तो अंदर भी हम एक गोलसेन पृष्ठ खींच लेंगे,
कितनी त्रिज्या का, मान लीजिए r डैश त्रिज्या का, ठीक है। अब इस वाले पृष्ठ की बात करेंगे तो इसमें अगर हम थोड़ी देर के लिए क्या खींचें, क्षेत्रफल वेक्टर, तो कहाँ होगा, बाहर की ओर dA, और प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी कहाँ होगा, बाहर की ओर। तो इनके बीच में एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री। बोलो हाँ या ना। चलिए सबसे पहले हम बाहर पे ही निकाल दे रहे हैं। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। बिंदु P की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, पहले ये देखेंगे DA से कितना फ्लक्स निकलेगा। DA से निकलने वाला फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ EDA, ठीक है। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, तो डी फाई कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDA कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो DA अकेला हो जाएगा, तो डी फाई बराबर आपका निकल के आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ EDA, ठीक है। ये तो थोड़े के लिए निकल रहा है, इसलिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ये फाई बराबर आपका हो जाएगा, फाई बराबर E और DA की जगह पे क्या रख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DA 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ J 4 पाई r स्क्वायर क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, क्या है ये, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। गॉस थ्योरम लगा लेंगे, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या आएगा, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, सेकंड हो गई, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों को बराबर कर देंगे, ये और ये, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे स्मॉल r का स्क्वायर। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, किसके कारण, गोलीय कोष के कारण, ठीक है। अगर बिंदु कहाँ पर, पृष्ठ पर निकालेंगे, पृष्ठ पर तीव्रता, पृष्ठ पर निकालेंगे तो जो r का मान होगा वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई स्मॉल r स्क्वायर Q बटे स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और अगर अंदर निकालेंगे, अंदर, अंदर E का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आवेश ही नहीं होगा, तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आवेश नहीं होगा तो गॉस की प्रमेय नहीं लगेगी। गॉस की प्रमेय क्या लगेगी, जब आवेश होता है तभी तो लगती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा रिवीजन एक तरीके से कर लिया है। आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे आप डिस्क्रिप्शन में देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, पीछे आपके पास वीडियो पड़े हैं तो उसमें पूरा डिटेल्स में बताएगा। आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें देखनी है तो शॉर्ट फॉर्म में आपके साथ मौजूद है। अच्छा वीडियो लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि और अपडेट आपके सामने आती रहें। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों को सम्मान कीजिए और अपना कैरेक्टर इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।